नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। 4 बड़ी खबरों का करेंगे विश्लेषण और विस्तार से करेंगे इन 4 खबरों के बारे में बात। आपको बताएंगे इस खबर का, इन 4 खबरों का हर पक्ष और हर पहलू। सबसे पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में दाखिला हो गया है भारत जोड़ो यात्रा का। इंडिया गेट टू लाल किला जाएगी ये यात्रा। दूसरी बड़ी खबर, विदेशी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। तमाम यात्री जो ऐसे देशों से आ रहे हैं, खासतौर पर जहां पर इस वक्त कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उन तमाम यात्रियों का आरटीपीसीआर कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आइसोलेट भी किया जाएगा, क्वारंटाइन भी किया जाएगा। और शाही ईदगाह का सर्वे होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला। चौथी बड़ी खबर, टेरर फंडिंग में एनआईए ने लिया है एक्शन, जगह जगह हो रही है छापेमारी। इन 4 बड़ी खबरों का करेंगे विश्लेषण और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। तो पहली बड़ी खबर, दिल्ली पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें आज राहुल गांधी का साथ देने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर गई है। राहुल का काफिला इंडिया गेट से भी होकर गुजरेगा। दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों में अलग अलग पड़ाव होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों में जयराम रमेश, वेणुगोपाल और दिग्विजय ने साफ मना कर दिया था कि यात्रा बिना इंडिया गेट होकर लाल किले नहीं जाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में यात्रा के रूट में थोड़ा बदलाव किया गया। इसे दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने मंजूरी दे दी। राहुल गांधी मंदिर, मस्जिद, दरगाह सभी जगह मत्था टेक रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची है। इस बीच उन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं और साथ ही हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर भी वो पहुंचे हैं, वहां चादर चढ़ाई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस यात्रा के दौरान की। ये तस्वीरें हैं। भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर की से ज्यादा की दूरी तय करके अब दिल्ली में पहुंच चुकी है और इसी पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चलकर बातचीत करेंगे। बहरहाल फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा हराओ इसको। ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम, बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले।
इस वक्त मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली से गुजर रही है। इस बीच मंदिर, दरगाह, सब जगह राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जा रही है। राहुल की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ है ताज़ा अपडेट इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि लगभग 150 दिनों तक चलने वाली है जो यात्रा है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। अब ऐसे में आज जो ये यात्रा है राजधानी दिल्ली पहुंची, जहां पर दिल्ली में खुद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इनका भरपूर स्वागत किया। और पूरे भारत जोड़ो यात्रा की इस पूरी पद यात्रा में दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बदरपुर से शुरू हुई ये यात्रा लाल किले पर जाकर समाप्त होगी। 23 किलोमीटर की यात्रा है और इस 23 किलोमीटर की यात्रा के दौरान न केवल हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देखने को मिली, जोश देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला, वहीं खुद राहुल गांधी ने भी जो एक आपसी सद्भाव का संदेश दिया। और आपसी सद्भाव का संदेश देखते हुए साफ तौर पर तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पहले जहां राहुल गांधी मंदिर में पहुंचे, उसके बाद वो ईदगाह में जाकर चादर भी चढ़ाई। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उनका ये भारत जोड़ो यात्रा, वो इस तरह की तस्वीरों से साफ संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूँ। तो साफ तौर पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में एक काफी असर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी कहीं ना कहीं अजीत, देखिए, इस यात्रा के जरिए पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। नाम भले ही इसका भारत जोड़ो यात्रा हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो खामियां पार्टी में देखी जा रही थी, बार बार मतभेद और मनभेद सामने आते थे, उन सबको पाटने के लिए, उस खाई को पाटने के लिए ये यात्रा की गई है। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो छवि भी दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जनता की पार्टी, जन आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से खुद राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो 3000 किलोमीटर के करीब राहुल गांधी पैदल अब तक चल चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज 108वां दिन है और 9 राज्यों में अलग अलग जिले में जाकर के उन्होंने ये पैदल यात्रा की है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले जो लगातार 2013 के बाद जो लगातार चुनाव में जो कांग्रेस लगातार हाशिए पर आई, तो कहा जा सकता है कि उस कांग्रेस को एक बार फिर से उठाने के लिए, कांग्रेस की इमेज फिर से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जारी है। और कहीं ना कहीं इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर दिख रहा है कि जब एक ऐसे नेता खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, जब वो पैदल चल सकते हैं तो बाकी कार्यकर्ता क्यों नहीं जमीन पर उतर कर काम कर सकते हैं। और ये असर इस भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिलने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी बातचीत के लिए। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। अजीत मेरे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से ये यात्रा दिल्ली में अलग अलग जगह से होकर गुजर रही है। और एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जब तमाम बड़े से बड़े नेता पैदल चल सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, और ठीक उसी तरह तमाम कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर कामकाज करें। चलिए अब बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने पिछले 3 दिनों में 3 हाई लेवल मीटिंग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। उन्होंने T3 यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज से एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अब चीन समेत 5 देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ये भी उन्होंने कहा कि चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों का RT-PCR किया जाएगा। इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। मनसुख मंडाविया ने कहा कि बाहर से देश में आने वाले कोई भी शख्स यदि कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई सफर करने वाले सभी यात्री पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सभी यात्री फ्लाइट्स में और एंट्री पॉइंट्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लोगों को मास्क पहनना होगा और साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। कोरोना को लेकर
मुहिम शुरू हो चुकी है। देश भर में मंथन का दौर जारी है, अलग अलग स्तर पर बैठकें हो रही हैं और इसी कड़ी में मनसुख मंडाविया देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 3T का फॉर्मूला दिया गया है जिनके जरिए कोविड से जंग जीतने की बात कही जा रही है। टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, यानी कि टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं और साथ ही ट्रैक किया जाए कि कहां पर जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं जिनके संक्रमित होने का खतरा हो सकता है, वो कहां जा रहे हैं, किस तरह से उनका मूवमेंट हो रहा है और कहां ये संक्रमण फैल सकता है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तमाम दिशा निर्देश, तमाम गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटकों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी एयरपोर्ट पर। सभी को फुली वैक्सीनेटेड होना है जो तमाम यात्री विदेशों से आ रहे हैं। 5 ऐसे देश हैं जहां से आने वाले तमाम फ्लाइट्स के जो यात्री हैं उन सभी का RT-PCR किया जाएगा, जिसमें चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड ये देश शामिल हैं। यहां से आने वाली हर एक फ्लाइट के हर एक यात्री का RT-PCR किया जाएगा। यानी तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की शुरू हो चुकी है कवायद। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की सलाह दी जा रही है। जोर दिया जा रहा है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार किया जाए, तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए ताकि पहले जैसे हालात भारत में ना बनने पाए। और चीन में जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो जापान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी कोई तस्वीर भारत से ना निकले। भारत के लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चलिए अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ये आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपने आदेश में कहा कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी। सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। शाही ईदगाह का जो विवादित स्थल है उसका सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक सौंपने को कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब यह मामला आगे बढ़ेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इस सर्वे को एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि इस सर्वे के बाद कई नए सबूत जुटने की और मामले को कोर्ट में और मजबूती मिलने की उम्मीद लोग जता रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर जो हिंदू धर्मस्थली थी, जो ढांचा बना हुआ था, उसको तुड़वाया था और वहाँ पर ये शाही ईदगाह बनाई गई है। और इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के जो भक्त हैं अब यहाँ पर इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में हैं। कोर्ट में अब ये मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने इस सर्वे का आदेश दिया है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक बड़ा कदम यहाँ पर आ रहा है। बीस जनवरी तक कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है। शाही ईदगाह विवाद मामले में सर्वे किया जाएगा विवादित स्थल का।
बाद मामले में एक बड़ा फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जो विवादित स्थल है उसका सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि केस कोर्ट में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। 20 जनवरी आखिरी तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की है इस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो शायद टेक्निकल दिक्कत की वजह से धर्मेंद्र जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इस सर्वे को एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, एक अहम कदम माना जा रहा है। हिंदू पक्ष ने अपील की थी सर्वे की, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सर्वे के आदेश दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में एनआईए जांच में जुटी है और इसी बीच जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की है। जम्मू में एक जगह और बाकी रेड श्रीनगर में की जा रही है। पंजाब में भी कई जगह छापेमारी की गई है। भारत में खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, एनआईए की टीम उन्हीं लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए ने सिरसा में भी छापेमारी की थी। इससे पहले आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर में 14 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जम्मू से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर और जम्मू में 14 स्थानों पर दबिश दी गई। तो जगह जगह छापेमारी की जा रही है। भारत में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एनआईए ये छापेमारी कर रही है। एनआईए की ये छापेमारी दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू में एक जगह और बाकी जो छापेमारी है, बाकी रेड श्रीनगर में लगातार जारी है। पंजाब में भी कई जगह छापेमारी की गई है। जिन लोगों का नाम दहशतगर्दी में सामने आया है, उन तमाम लोगों के घरों पर छापेमारी की ये कार्रवाई हो रही है। एनआईए की टीम उन सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जहां से आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए को क्लू मिले हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। थैंक यू। पीयूष जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज दूसरा दिन है, लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। तकरीबन 16 से 17 जगह हैं जहां पर छापेमारी आज हुई है और लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। क्या लग रहा है अगला कदम एनआईए का क्या होने वाला है? क्या कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी तो छापेमारी चल रही है और उसमें जो भी तथ्य मिलते हैं उसके आधार पे जो है कि निश्चित रूप से गिरफ्तारी तो होगी और इसके तार निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं और जो लोग लगातार आतंकवाद को फंडिंग करते रहते हैं वो न केवल वहां पे बल्कि और बाहर से भी, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए वो कोई स्थानीय रूप से तो नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं विदेश से ही हो रहा है। तो जिस तरह से इसकी जांच चल रही है और जो तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी अगर इसमें जो है कि बड़ी मछलियां भी जो है पकड़ी जाती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आतंकवाद पे नकेल कसने में जो है वो एक सफलता मिलेगी सुरक्षा एजेंसियों को और सरकार को।
और जिस तरह से 2 दिन से एनआईए एक्टिव नजर आ रही है, लगातार रेड करी जा रही हैं, ऐसा अंदेशा है कि एनआईए को कोई बड़ा क्लू मिला है और एक स्ट्रैटेजी के तहत ये तमाम छापेमारियां की जा रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिना क्लू के तो इतना बड़ा ऑपरेशन हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से पुख्ता तरीके से जानकारी हासिल हुई होगी, तो उसी के आधार पे जो इस तरह से कई ठिकानों पे जो है कि छापेमारी हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव भी होने हैं, तो उसके मद्देनजर भी जो है देश की सुरक्षा के मामले को लेके और चुनाव में भी ये सरकार को ये दिखाना होता है कि हम जो है कि आतंकवाद की से लड़ने की सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कदम भी उठा रहे हैं। और हम जो है इतने जगह हमने ऑपरेशन किए और इतने लोगों को सर्च किया और इतने लोगों को गिरफ्तार किया। और साथ ही देखिए, इस वक्त त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है, 26 जनवरी भी नजदीक है, तो इस लिहाज से भी इस तरह की तमाम छापेमारियां जो दहशतगर्द हैं उनके मन में खौफ पैदा कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो सुरक्षा के संबंधित मामला है और निश्चित रूप से 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, उस समय वैसे भी जो है सरकार सुरक्षा को चाक चौबंद करने की कोशिश करती है। और ये तमाम इस तरह के उपाय जो है काफी पहले से ही शुरू हो जाते हैं, ताकि कोई भी चूक न रह जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए लगातार जो इस तरह की जो है कि ऑपरेशन चल रहे हैं और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि देखिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉर्डर जो है उधर चीन भी है, पाकिस्तान है। चीन जिसमें से कर रहा है, चीन भी जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारे लिए और ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कितने और चौकस हो जाएं, एकदम हम सजग हो जाएं। और मुझे लगता है सरकार उसी लिए सरकार जो है काफी चौकन्नी है और सरकार चाहती है कोई भी जो है कि उसमें ये छूट न जाए और कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कोई इस तरह की घटना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो पीयूष पंजी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरह से ये जो बीते 2 दिन से लगातार छापेमारी जारी है, इससे जाहिर तौर पर किसी बड़े सुराग के बाद इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है एनआईए के द्वारा। और इस छापेमारी के बाद क्या कुछ हाथ लगते हैं सबूत एनआईए के, कोई बड़े नाम सामने आ पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।